नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा और महाराष्ट्र के हार के बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। सीडब्ल्यूसी की बैठक में तमाम दिग्गज नेता जो थे कांग्रेस के वो मौजूद रहे। हार के कारणों पर मंथन हुआ। उसके बाद जो जानकारी बाहर आई वो ये कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस हार के संबंध में कई बातें कही। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह के उत्साहजनक परिणाम आए थे उसके बाद उन राज्यों में हारना धक्के के समान है। उन्होंने ईवीएम का भी जिक्र किया, लेकिन उन्होंने बयानबाजी पर सवाल उठाए, उन्होंने गुटबाजी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बयानबाजी में हम आपस में उलझते हैं तो फिर प्रतिद्वंदी को शिकस्त कैसे देंगे। इसके अलावा उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में हमारा संगठन मजबूत नहीं है। अब अगर हरियाणा की बात हो तो वहां संगठन ही नहीं है, यह भी बड़ी बात है। एक बड़ी बात उन्होंने कही कि अब हमें कड़े फैसले लेने होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आत्मविश्वास के साथ कड़े फैसले लेने की जरूरत है। फिर उन्होंने कुछ सलाह दी कि क्या कुछ हमें करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। लेकिन ये जो हार पर मंथन हो रहा है इसमें गुटबाजी, बयानबाजी, इस पर तो उन्होंने अपनी बात रखी दी है। फिर उन्होंने जो बड़ी बात की वो कड़े फैसले लेने को लेकर कही है। और भी बहुत सारी बातें, थोड़ी देर में प्रेस ब्रीफिंग भी होनी है और बताया जाएगा कि क्या कुछ इस सीडब्ल्यूसी की बैठक में रहा। ये मंथन तो हो रहा है, इस मंथन से अमृत निकलेगा क्या, बड़ी बात यह है। लंबे समय से सुना जा रहा है कि कड़े फैसले कांग्रेस लेगी, लेकिन आज जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि हमें कड़े फैसले लेने होंगे, तो क्या कड़े फैसले के लिए पार्टी तैयार है? क्या स्टेट लीडरशिप तैयार है? या फिर उन कड़े फैसले के बाद कुछ परिवर्तन दिखाई देगा? अंततः आपको यह मानना होगा कि लगातार तीसरी बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है। ऐसे में क्या कांग्रेस आमूलचूल परिवर्तन के लिए प्रदेश में तैयार है? स्टेट लीडरशिप में क्या इस तरह के बदलाव हो सकते हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे ने संकेत तो ऐसे ही दिए हैं। देखना यह है कि आगे क्या कुछ होता है। चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ हैं। विद्रोही जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत में आपसे करता हूं। बयानबाजी, गुटबाजी एक ऐसा विषय जिस पर चर्चा होती है। खड़गे जी ने उसे टच किया आज, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर मैं आना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि हमें कठोर निर्णय लेने होंगे। ये समय की जरूरत है, आप मानते हैं? कठोर सत्य और मैंने बार बार आपके सामने जब भी कोई चर्चा हुई है पर कहा है ईवीएम तो एक कारण है, पर दूसरे बहुत ज्यादा कारण है। और जिसमें हमारी गुटबाजी है, बयानबाजी है, हमारी अनुशासनहीनता है, उन्हीं बातों को खड़गे जी ने रेखांकित किया है। निश्चित रूप से लोकसभा चुनावों के बाद जो परिस्थितियां थी उनका हम फायदा नहीं उठा पाए, और अगर हम हरियाणा में उनका फायदा नहीं उठा पाए तो हमारी गलती है। अगर आप रिजल्ट्स का गहराई से अध्ययन करें तो आपके सामने बड़ा स्पष्ट होगा कि भाजपा को 48 सीट मिली है, वो किन क्षेत्रों से मिली है, किन वर्गों ने उनको वोट दी है, और हमको जो 37 सीट मिली है वो किन क्षेत्रों से मिली है, किन वर्गों ने वोट दी है, और किन वर्गों ने हमको वोट नहीं दी है और क्यों नहीं दी है। उन परिणाम में सारी चीजें परिलक्षित होती है। हम प्रारंभ से ही कह रहे थे कि हमारे लिए सबसे अगर कोई कमजोर क्षेत्र है तो दक्षिणी हरियाणा अहिरवाल है। अगर हम बढ़िया रणनीति नहीं बनाएंगे, अपना परसेप्शन ठीक नहीं करेंगे तो हमें नुकसान होगा। और यही लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में परिलक्षित हुआ कि 28 सीटों में हम 21 सीट भाजपा के पास चलेगी, हमारे पास 7 चलेगी। अगर हम सही ढंग से लड़ते, जातीय ध्रुवीकरण का मौका नहीं देते, गुटबाजी नहीं करते, तो एक तो हमको ये नुकसान नहीं होता, और दूसरा इस नुकसान के बाद अगर हम संगठित रहते और अपने जो बाकी उम्मीदवार थे उनको बैठा देते, एक दूसरे को हराने का काम नहीं करते, मैं ही मुख्यमंत्री बनूं, ये लिप्सा नहीं होती, तब भी हम जीत सकते थे। कि जो 10 सीटों हम हारे हैं, अगर आप उनका विश्लेषण करेंगे, जो हम 32 वोटों से 2000 के बीच में हारे हैं, उनमें ज्यादातर हार का कारण हम खुद हैं। हमारे ऐसे बागी थे जिनको हम बैठा सकते थे, और वो सब जानते हैं कि कौन किस नेता का समर्थक था, कौन किस नेता का समर्थक था, पर हमने ऐसा प्रयास नहीं किया। तो ये हमारी गलती है।
साथ में हमने 3, 4, 5 टिकटें आखिरी दिनों के अंदर जिस तरह दिल्ली से कुछ लोगों ने दिलवाई, पैरासूट के लोगों ने, अगर वो टिकटें भी नहीं मिलती तो हमको 2-3 सीटों का और फायदा हो जाता। तो अगर हम ढंग से लड़ते तो हम 47, 48, 46, 45 सीटें जीत सकते थे और भाजपा को 36, 37, 38 सीटों तक हम सिमेट सकते थे। पर हम अपनी इन सब गलतियों के बावजूद, पर हमने नहीं की, और तो गलतियों की जिम्मेदार तो हम हैं। हाँ, मैं एक बात जरूर कहूंगा आपसे कि मैं कभी ईवीएम पर सवाल नहीं उठाता, पर ईवीएम पर सवाल उठते हैं उसका मैं ताजा उदाहरण दूंगा। वो सबके लिए सोचने का विषय है। अभी महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुए हैं, लोकसभा का चुनाव हुआ है नांदेड़ का, और विधानसभा का चुनाव हुआ है 6 के एक साथ, एक दिन, एक से मतदाताओं ने वोट दिए। हम लोकसभा का चुनाव तो जीत गए और 6 की 6 सीट हार गए, और उन सीटों का अंतर भी कोई थोड़ा नहीं है, 1,57,000 वोटों का है दोनों को मिलाकर 6 सीटों में। अर्थात लोकसभा के चुनाव में हमें 1,57,000 वोट ज्यादा मिले हैं और विधानसभा में हमें 1,57,000 वोट कम मिले हैं। हो सकता है मतदाताओं का ये कोई विद्रोही जी, माफी चाहता हूं, मैं बीच में बोल रहा हूं, एक मिनट। मैं 3 दिन से चर्चा में नांदेड़ का जिक्र कर रहा हूं, उसकी वजह क्या? चौहान साहब आ रहा हूं। नहीं, मैं बता रहा हूं, सुनिए ना। मतलब मेरा तो ये मानना है कि नांदेड़ का नतीजा बताता है कि ईवीएम ठीक है। एक आपके सांसद, नहीं सुनिए ना, एक आपके सांसद जिनका निधन हो गया, फिर एक सहानुभूति उनके प्रति थी, तो जो वन वेव बह रही थी उसके विपरीत जाके नांदेड़ लोकसभा में जनता ने वोट दिया। आपका आकलन सही हो सकता है, मैं कोई आपके आकलन पर सवाल नहीं उठा रहा, आपका अपना आकलन है जी, क्योंकि वो आपका अधिकार है लोकतांत्रिक। भाजपा का अपना आकलन है, वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। मेरा अपना आकलन है, वो मेरा अपना लोकतांत्रिक अधिकार है। मेरा ये मानना है कि जब एक चिन्ह हो, एक मिसाल हो, एक क्षेत्र हो, फर्क तो होता है, हमने भी देखा है, कोई ऐसी बात नहीं फर्क नहीं देखा। 4,000 वोटों का, 5,000 वोटों का फर्क रहता है, परंतु इतना भारी फर्क पहली बार हुआ है, आज तक तो हुआ नहीं है। तो ये भी एक सोचने का विषय है। हो सकता है कि मतदाताओं ने, आपकी बात सही हो, मैं कोई आपकी बात को काट नहीं रहा, हो सकता है कि आप सही, आपका आकलन सही हो, पर एक सवाल तो खड़ा होता है, तो हमें इन सवालों का जवाब भी ढूंढना होगा। केवल इतना कह रहा हूं मैं, बाकी तो मैं तो पहले दिन से स्वीकार कर रहा हूं कि हार का मुख्य कारण हमारी खुद की गुटबाजी है। अगर हम अपना जाति ध्रुवीकरण का मौका नहीं देते भाजपा, हमने दिया है, मैंने कभी नहीं कहा है। ठीक है, देखिए लोकतंत्र के अंदर जब भी कोई दल दूसरे दल को मौका देगा, कोई भी दल, वो उसका फायदा उठाएगा, ठीक है, वो उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, ठीक है, तो वो हमारी गलती है। अब इस बैठक के बाद जो कड़े निर्णय की बात जो आप कह रहे हैं, मेरा मानना है कड़े निर्णय होंगे। और जब भी मेरी एलओपी की बात हुई है तो मैंने आपसे हल्के इशारे के रूप में कहा था कि मैं तो कोई अधिकृत व्यक्ति हूं नहीं कि कोई घोषणा कर सकूं, पर मैंने इशारा हर बार किया, अगर आपको याद होगा, कि संगठन का बदलाव और एलओपी के बदलाव से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए थोड़ी देरी हो रही है। एक बात पर और कहूंगा, आखिरी बात, भाजपा के साथी मुझे बहुत झूठा साबित करते थे, संयोग से आपने भी मुझे झूठा साबित कर दिया, मुझे मौका नहीं मिला था अपनी बात कहने का। आज मैं प्रमाण लेकर आया हूं। कर्नाटक के अंदर 10 मई 2023 को चुनाव हुआ था, 10 मई, और भाजपा ने विपक्ष का नेता 17 नवंबर 2023 को रूप। मैंने हिमाचल का आपको कहा था, मैंने कब झूठा ठहराया? मैंने दोनों बताए थे, आपने कर्नाटक का जिक्र नहीं किया, पर भाजपा के साथी ने मुझे झूठा करार दे दिया था। आपने गूगल कर ये कहा था कि 17 नवंबर को चुन लिया था, इतना बताया था, आपने ये कहा था, पर मैं आज प्रमाण लेकर आया हूँ कि 6 महीने बाद चुना था। मैं ये नहीं कर रहा, आप चिंता ना करें, आज मैं एलओपी पे चर्चा ही नहीं करने वाला हूँ। नहीं, मैं अपनी सफाई खुद दे रहा हूँ, मुझे मौका मिल गया, मुझे दूसरों के पास अब जाना है। ठीक है सर, मैं खत्म कर रहा हूँ। आज तक मुझे आपके चैनल पर मौका नहीं मिला। चलिए, अच्छी बात है सर, क्योंकि मुझे मौका मिल गया। अरे आप हमारे अपने हैं भाई, आपको पूरा मौका देंगे। ठीक है, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान
कांग्रेस का आंतरिक मामला आप कह लीजिए, लेकिन जब ये हमारे पास है कि वो कह रहे हैं अब कड़े फैसले लेने होंगे, ये अब में बहुत देरी होते होते मतलब 24 आ गया है, 24 समापन की ओर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के कह रहे हैं अब कड़े फैसले लेने होंगे। आपको दिखता है हरियाणा में संभव है कांग्रेस में? मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो इस समय ऊपर से नीचे तक स्थिति है वरुण भाई, वो बहुत चिंताजनक इस नाते से है कि हम भी अच्छे विपक्ष के रूप में कांग्रेस को देखना चाहते हैं, और हास्यास्पद इस मायने में है कि हर दिन उसकी शिखर लीडरशिप, टॉप लीडरशिप इंक्लूडिंग राहुल गांधी, खड़गे जी, ये कुछ ना कुछ ऐसा कहते हैं जिसके कारण आपके जैसे राजनीतिक विश्लेषक और जो समीक्षक लोग हैं, इंडिपेंडेंट लोग हैं, उन सबको हंसना पड़ता है, उनकी हंसी छूटती है। अब देखिए आज खड़गे साहब क्या कह रहे हैं। खड़गे साहब आज ये कह रहे हैं हमें कड़े फैसले लेने होंगे। हमें माने किसको? ये सवाल वो उनसे पूछूं कि आपसे पूछूं? खड़गे साहब देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर वो हैं तो वो फैसले लेने के लिए उनको किसी से पूछना है क्या? अगर नहीं पूछना तो वो बता किसको रहे हैं कि लेने होंगे? हमें में और कौन कौन शामिल है? मुझे ये लगता है कि खड़गे साहब एक प्रतीकात्मक अध्यक्ष हैं। वहां पर खड़गे साहब अपनी विवशता जता रहे हैं कि वो तो कड़े फैसले लेना चाहते हैं, और हमें में शामिल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी वो कुछ करने धरने देती नहीं है, इसलिए हमें कड़े फैसले लेने होंगे। ये स्थिति हो सकती है, मैं केवल अनुमान लगा रहा हूं, लेकिन वास्तव में विचित्र स्थिति है। इस पर मुझे विश्वास इसलिए हो जाता है वरुण भाई कि शायद ये सच हो। ये जब पीछे प्रियंका जी का नामांकन भरने के लिए गए कर्नाटक में, रुकिए अभी आता हूं। हाँ बोलिए बोलिए। सॉरी, जब ये प्रियंका जी का शायद नामांकन भरने का वो चित्र था कि किसका था मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक नामांकन भरा जा रहा था, शायद राहुल जी का था कि किसका था, दक्षिण के किसी राज्य के किसी बड़े नामांकन का एक चित्र आपको भी याद होगा। खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष वो दरवाजे के बाहर खड़े थे और कांग्रेस के वास्तविक वारिस, असल नेता, असल मुखिया वे कमरे के भीतर थे। तो खड़गे साहब संभवतः असल अध्यक्ष नहीं हैं, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमें कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। अगर कड़े फैसले लेने ही हैं तो मैं अपने मित्र विद्रोही जी से कहूंगा कि वो अपने अध्यक्ष से कहें कि वे अपने असली अध्यक्ष होने का प्रमाण दें और कड़े फैसले लेकर के दिखाएं। लेने होंगे कहने से काम नहीं चलता। आप ये कहते हुए अच्छे लगते हैं। अब मुझे एक और बात कहनी है वरुण भाई। वेद जी आपकी बारी में नहीं बोला। विद्रोही जी मैं आपकी बारी में बिल्कुल नहीं बोला। विद्रोही जी प्लीज अपनी बारी में कह लीजिएगा ना। नहीं ये तो गलत है ना विद्रोही जी। विद्रोही जी प्लीज, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं एक प्रस्ताव दे रहा हूँ जी, मैं एक प्रस्ताव दे रहा हूँ वेद प्रकाश विद्रोही जी को, मैं वेद प्रकाश विद्रोही जी को और खड़गे जी को एक प्रस्ताव दे रहा हूँ। अरुण भाई मुझे मेरी बात कहने का अवसर दिया जाए। एक सेकंड। ठीक है आप बोल ही रहे हैं। ठीक है रुकिए। अच्छा रुकिए विद्रोही जी। ठीक है विद्रोही जी, ठीक है। चौहान साहब कह रहे हैं भाई, चौहान साहब विद्रोही जी कह रहे हैं ऐसा नहीं हुआ था जैसा आप मान रहे हैं नॉमिनेशन में। ठीक है अच्छा अपनी बारी में कह लेंगे, मुझे कहने दें अपनी बात। ठीक है काउंटर मैं इनकी बारी में मैं इनके एक एक वाक्य को काट सकता हूँ साहब बीच में बोल के। ठीक है अच्छा नहीं लगता। अब रुकिए चौहान साहब कंप्लीट करिए। मैं ये कह रहा हूं कि हे श्रीमान खड़गे जी, कड़े फैसले लेने होंगे, आप ले नहीं पा रहे, और हमें में शामिल सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी आपको लेने नहीं दे रही, तो आउटसोर्स कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी से कहिए, मुझे कहिए, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहिए कि आपके नाम के कड़े फैसले वे ले लिया करें। अरे भाई आपकी पार्टी, आप चलाने वाले फैसले आपने लेने हैं, लीजिए साहब, लेते नजर आइए। कहने से कोई काम नहीं चलेगा। मुझे एक और संकट आने वाले दिनों में दिखाई दे रहा है। आज इनकी सीडब्ल्यूसी की बैठक थी, मुझे नहीं पता वहां क्या हुआ, इनका इंटरनल मामला है, लेकिन हारी हुई, नकारी हुई, निराश, डिमोरलाइज्ड कांग्रेस में आने वाले दिनों में एक नया संग्राम आप होता हुआ देखेंगे। अब बहना भी आ गई हैं जीतकर, बहना जीतकर आ गई हैं, तो कांग्रेस का एक तबका अब नीचे से ये कहना शुरू करेगा, राहुल भैया को बहुत कोशिश कर लिए हैं, सोनिया जी अस्वस्थ हो गई हैं, तो क्यों ना प्रियंका जी की जो नाक दादी से मिलती हैं, उनका चेहरा मोहरा जो इंदिरा जी से थोड़ा सा मिलता है, आखिर में
हार कर उसी का फायदा लेने के लिए ठीक है। प्रियंका जी को आगे क्यों ना कर दिया जाए, ठीक। ये भी कांग्रेस में तमाशा चलिए होने वाला ओंकार है। जी के पास चल रहा हूं मैं। ओंकार जी देखिए, सीडब्ल्यूसी की बैठक में मुझे कुछ चीजें जो थी वो खड़गे साहब की मुझे बड़े अच्छी लगी। एक तो उन्होंने ये कहा कि चुनाव लड़ने के तरीकों को बदलना होगा क्योंकि समय बदल गया है। मैं इसे हैप्पी रियलाइजेशन मान सकता हूं कि चलिए चुनाव लड़ने के तरीके बदले हैं तो उसे ही बदलना होगा। उन्होंने एक बात और कही कि हमें 1 साल पहले चुनाव की तैयारी शुरू करनी होगी। मतलब उन्होंने नसीहत भी दी, उन्होंने संकेत भी दे दिए, उन्होंने बता भी दी वजह कि क्यों हम हारे। वरुण जी बिल्कुल ठीक है। देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने जो बात कही मैं उनकी बात से सहमत हूं। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ ईवीएम के ऊपर नहीं कह सकते, बात तो वही है जो हम भी कहते हैं कि कांग्रेस की हार की वजह गुटबाजी, संगठन ना होना और बयानबाजी मुख्य तौर पर है। हाँ, ईवीएम का अगर ये दोष लगाते हैं, अगर बावरिया जी को कोई मैसेज आया और उन्होंने 20 नवंबर को मैसेज आउट हुआ, उस मैसेज की जांच मैं भी कहता हूं जरूर होनी चाहिए। हाँ, एक बात की तारीफ मैं विद्रोही जी की करूंगा। विद्रोही जी बिल्कुल बेबाक होकर बोलते हैं, चाहे इनकी पार्टी के खिलाफ क्यों ना जारी हो बात, ये मैं इनका कायल हूं इस बात का। ये हमेशा बेबाक राय रखते हैं, लेकिन मैं बीजेपी के प्रवक्ता की एक राय से सहमत नहीं हूं। देखिए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला, जवाब तो वैसे विद्रोही जी को देना चाहिए, उन्होंने बोला कि हमें कड़े फैसले लेने होंगे। जब हमारी मीटिंग होती है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला भी कहते हैं हमें ये करना चाहिए। मतलब वो हमारे सबकी सहमति मांगते हैं। उसमें लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सहमति मांगी जाती है। और अगर उन्होंने ये कह दिया अगर हमें कड़े फैसले लेने चाहिए, एक अच्छी बात है। सब कांग्रेस को आज 2 प्रवक्ता मिल गए वरुण भाई। वाला देश नहीं है। अब इनको बोलिए करके सुन ले, ये तानाशाही वाला देश नहीं है। अकेले मोदी जी बोलेंगे और सारे मुंह पर हाथ रख के रखे बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं है। हर जगह होता है। मैंने ऐसा भी देखा है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े हैं और मोदी जी उनकी तरफ देख भी नहीं रहे। मोदी जी बैठ जाते हैं, उनकी तरफ देख भी नहीं रहे, वो खड़े हैं। वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बदल जाता है? पार्टियों की परंपरा वही रहती है। ठीक है, इनकी अपनी पर्सनल बात है, इनकी पार्टी की बात है, हमें बीच में इंटरफियर नहीं करना। क्या इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े हैं, हमें क्या लेना? ये तो मोदी जी को देखना है, ये चौहान साहब को देखना है। मेरे एक सवाल पे आइए, क्या आपको ये लग रहा है कांग्रेस अब ओवरहॉलिंग की दिशा में बढ़ रही है? संकेत मिल रहे हैं क्या ऐसे? देखिए, मैं ये चाहता हूं कि देश में और प्रदेश में मजबूत विपक्ष हो। आज विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है। 2014 से लेकर 2019 तक इनेलो विपक्ष की भूमिका में थी हरियाणा में, लेकिन देश में तो विपक्ष की भूमिका में ये है। और लोकतंत्र की मजबूती, लोकतंत्र की कामयाबी, लोकतंत्र की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। अगर विपक्ष कमजोर होगा तो हमने पीछे देखा है कैसे 3 काले कानून लाए, कैसे कोरोना काल में इन्होंने हजारों किलोमीटर पैदल दौड़ाया। ये विपक्ष की कमजोरी थी। विपक्ष मजबूत होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा और सत्ता पक्ष के गले में कहीं ना कहीं घंटी बांधने की कोशिश की जाएगी। नहीं तो सत्ता पक्ष गले में घंटी बांधना तो दूर, ये लोग तानाशाह हो जाएंगे। और कुदरत की कृपा से आज सत्ता भी ऐसे लोगों के पास है जिनकी नेचर ही तानाशाही है, जो बचपन से तानाशाही की तारीफ करते आए हैं। चर्चा कांग्रेस पर हो रही है। देखिए मेरी बात, उसके प्रवक्ता बन गए इंडियन नेशनल लोक दल के प्रवक्ता, और इनको परेशानी भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी दल से हो रही है। अजीब अजीब तमाशा भाई, गजब है ओंकार सिंह जी। ओंकार सिंह जी कंप्लीट कर रहे हैं, कंप्लीट करिए ओंकार जी। वरुण जी फिर मैं बोलूंगा, मेरी वॉल्यूम डाउन ना करना। अरे नहीं करता, मैं किसी की वॉल्यूम डाउन नहीं करता। ओंकार जी बात कंप्लीट करिए। देखिए मेरा ये कहना है कि देश की पुरानी, सबसे पुरानी पार्टी अगर कोई ऐसा निर्णय लेती है तो अच्छी बात है। विपक्ष मजबूत होना चाहिए। जब विपक्ष की भूमिका में इनेलो आएगी हम मजबूत रहेंगे। आज विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है, इनको मजबूत होना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज अगर हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है, अगर अगले 5 साल जनता दोबारा से प्रताड़ित होने के लिए तैयार हो गई है तो उसके पीछे बीजेपी नहीं है, कांग्रेस है। कांग्रेस ने कांग्रेस को हराया। मेरे भाई विद्रोह जी ने बिल्कुल ठीक बात कही कि अगर विद्रोह करने वाले कैंडिडेट को बिठा दिया जाता, कांग्रेस के विद्रोही कैंडिडेट को बिठा दिया जाता तो आज ये हालात ना होते। ये कांग्रेस की ही गलती है जो बीजेपी को तीसरी बार मौका मिला। इनका कोई हैट्रिक नहीं है। ये तो हुड्डा साहब, भूपिंदर सिंह हुड्डा और उनके पुत्र। अब अम्बाला शहर में, मैं अम्बाला कैंट में रहता हूं, अम्बाला शहर में चौधरी निर्मल सिंह के खिलाफ 2 कैंडिडेट खड़े थे, जसबीर मलोर और हिम्मत सिंह। इनके पुत्र आए, दोनों को बिठा गए।
लेकिन अंबाला कैंट में नहीं बिठाया उन्होंने। अंबाला कैंट में आए भी नहीं। अंबाला कैंट में निर्मल सिंह की सुपुत्री खड़ी थी, उसको बिठाने के लिए नहीं आए। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की गलतियां थी, वेद प्रकाश जो आज विद्रोही तीसरी बार ठीक। प्रदेश में बीजेपी है। की सरकार बनी है। नहीं, मेरा ये मानना है कि इस बार हवा कांग्रेस की थी, हमारी नहीं थी। हमारे खिलाफ तो एक क्या बात नैरेटिव है। फिक्स कर दिया गया था ये कि तो इनेलो बीजेपी को वरुण नहीं हरा भाई, सकती। ये एक सेकंड, सच्चाई है। एक सेकंड। आज अगर हवा कांग्रेस की थी और सरकार बीजेपी की बनी, तो कहीं ना कहीं भूपिंदर सिंह हुड्डा और ठीक है। उनके बेटे का हाथ तो क्या बात है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, आता हूं चौहान साहब, बस एक एक करके। जी, ये तमाम तरह की बातचीत हो रही है, लेकिन मुझे जब ये अच्छा लगा जब खड़गे साहब ने ये कहा कि चुनाव लड़ने के तरीके भी बदलने होंगे, समय बदल गया है, तैयारी 1 साल पहले शुरू हो जानी चाहिए, माइक्रो मैनेजमेंट करना चाहिए। उस स्तर पर अगर बातचीत आ रही है, इसका मतलब यह है कि जो स्थिति चुनाव लड़ने की होती है उसे समझा जा रहा है, इधर उधर के ब्लेम गेम में ना जाकर के टू दी पॉइंट बात हो रही है। वरुण जी, पहले तो मैं चौहान साहब से कहूंगा कि वो बौखलाए नहीं। चर्चा कांग्रेस पर हो रही है, उसके माइनस और प्लस पॉइंट पर। तो अगर ओकार जी ने हमारे माइनस और प्लस पॉइंट दोनों बता दिए, एक पार्टी का एक ही प्रवक्ता होने की बात है ना वरुण भाई, ये फिर भी मान रहे। देखो ये तो अन्याय है। वेद जी, आप दोनों के बराबर है, आप तो ये मानते हैं ना। मैं ये कह रहा हूं कि एक पार्टी का एक प्रतिनिधि अपना पक्ष रखे। आपको दो मिल रहे हैं, मैंने तो कहा है। आज मजा आ रहा है। अच्छा रुकिए, आज मजा आ रहा है कि रुकिए दोनों लोग कांग्रेस खराब को हो जाएगी। डिफेंड कर रहे हैं। दैट इज वेरी नाइस। आज ये भी पता चल रहा है कि प्रदेश के 2 प्रतिपक्षी दलों के प्रवक्ता चुनाव से पहले टेलीविजन पर जो झूठ बोलते थे उसको उसकी सच्चाई वो स्वयं मान रहे हैं। रक्षा करने के लिए चुना है प्रदेश की जनता ने। मैं बहुत विनम्रता से एक बात अधिकारों की हत्या करने वाला नहीं बनना। मैं अच्छा रुक जाइए, लोकतंत्र के हत्यारे कौन है मैं बताता हूँ। विद्रोही जी की बारी है, फिर उसके बाद आपको जवाब देना है। ठीक है, एक बार विद्रोही जी कंप्लीट कर ले, तसल्ली से जवाब दीजिएगा। विद्रोही जी बोलिए। तो वरुण जी, स्वाभाविक है कांग्रेस के प्लस और माइनस पॉइंट बताए जाएंगे। और जहां तक जब खड़गे जी की ये बात कर रहे थे, मैंने उंगली उठाई थी, आपको याद होगा, आपने कहा बाद में आऊंगा। मैं वो यही बात कहना चाहता था कि भाजपा कांग्रेस में फर्क है। अब भाजपा में तो 2 व्यक्ति फैसले लेते हैं, जेब से पर्ची निकालते हैं, मुख्यमंत्री बन जाता है। आप कांग्रेस की आलोचना करो ना करो, उसको सही मानो गलत मानो, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, पर कांग्रेस के सारे फैसले सीडब्ल्यूसी से पूछकर ही किए जाते हैं। इसलिए खड़गे जी का ये कहना कि कड़े बदलाव करने पड़ेंगे, तो वो सीडब्ल्यूसी से अपना समर्थन मांग रहे हैं। सीडब्ल्यूसी उनको अधिकृत करेगी, हाँ कड़े फैसले लो, तो कड़े फैसले लिए जाएंगे। और जहां तक बदलाव की बात है, निश्चित कह रहे हैं वो, अब एलओपी का भी बदलाव होगा, संगठन का भी बदलाव होगा, इसीलिए देरी हो रही थी। और जहां तक आपका सवाल है, आपने बिल्कुल सही कहा है। देखिए, जब आप आखिरी दिन तक उम्मीदवार का फैसला करेंगे, संगठन नहीं बनाएंगे, तो माइक्रो मैनेजमेंट तो नीचे तक का होगा नहीं। और जब आप किससे लड़ रहे हैं, आपको ये भी देखना होगा। आप भाजपा से लड़ रहे हैं और भाजपा के पास अपार काला धन है, पैसों की तरह पानी की तरह पैसे बहाते हैं। उनकी एक एक रैली में 50-50, 100-100 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। निचले स्तर के कार्यकर्ताओं में किस तरह पैसे बहाते हैं, किस तरह मतदाताओं को खरीदने के लिए पैसे भेजते हैं, ये आपने कर्नाटक में भी देखा है, ये आपने महाराष्ट्र में भी देखा है, हरियाणा में भी देखा है, झारखंड में भी देखा है। तो अगर ऐसे दल से आपको मुकाबला करना है जो कोई लोकतांत्रिक परंपरा को नहीं मानता, जो ईडी सीबीआई का भी दुरुपयोग चुनाव के समय करता है, तो ऐसे अफसरों का भी दुरुपयोग करता है, अगर ऐसे दल से अगर आपका मुकाबला है, तो उस दल की स्थिति को भागकर उसके अनुरूप अगर आप माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करेंगे और निचले स्तर पर जाकर एकजुटता के साथ, प्रबंधन के साथ, एक आवाज के साथ आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो आपके पास सकारात्मक परिणाम नहीं आएंगे। निश्चित रूप से महाराष्ट्र का चुनाव तो हमें भी भारी झटका है और हमारे लिए आश्चर्य की बात है। पर अगर भाजपा ये सोचती है कि जैसे वॉक ओवर मिल गया, खत्म हो गया, भाई देश के 2 प्रमुख राज्य हमारे विपक्ष के पास ही है। जम्मू कश्मीर देश का बहुत प्रमुख राज्य है, अगर आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे, उसकी चर्चा मीडिया में कम होती है, तो इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर की जीत नहीं है। झारखंड के इतिहास में भी पहली बार
कोई दल 24 सालों में दोबारा सत्ता में आया है और पहली बार किसी दल को 2/3 बहुमत मिला है। और झारखंड राज्य भी बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। नहीं, झारखंड में भी और जम्मू कश्मीर में भी मुख्यमंत्री दूसरे दल का है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया गठबंधन का तो है, बता रहा हूं कौन सा। एक मिनट, महाराष्ट्र में कौन से अपने दम पर जीत गए? ये भी तो बैसाखियों के दम पर ही जीते हैं। इन्होंने भी तो शिंदे को आगे करके चुनाव लड़के जीता है। तो अब देश में कौन सा मोदी जी अपने दम पर जीत गए? वो भी गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। तो वरुण जी, जब आप गठबंधनों की दौर की बात करेंगे, इनकी भी गठबंधन की सरकार दिल्ली में चल रही है, इनकी भी महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार, हाँ हरियाणा में उनकी खुद की थी, और हरियाणा में भी इनकी गठबंधन की सरकार थी। इन्होंने अपने गठबंधन को एन मौके पे डिच कर दिया, उनके साथ धोखाधड़ी कर उनको लात मार कर निकाल दिया। ठीक है, ठीक है। तो गठबंधन का दौर भी व्यवहारिक है। ठीक है, हाँ ठीक है। कांग्रेस डायरेक्ट लड़ाई में इनसे हरियाणा में हार गई, और क्या वो इतनी बुरी हार है क्या जैसा भाजपा सोच रही है? ठीक है। क्या वोटों का प्रतिशत इतना है? और आप जब विश्लेषण करेंगे तो मैंने बता दिया कि हमने, ठीक है विद्रोही जी, कर दी है। ठीक है वीरेंद्र सिंह जी, नहीं कहाँ गलत कह रहे हैं आप? किसने कहा आप गलत कह रहे हैं? वीरेंद्र सिंह चौहान जी, ऐसी बात नहीं है जैसे भाजपा के साथ। ठीक है, भाजपा अलग तरीके से पेश कर रही है। चौहान साहब, विद्रोही जी कह रहे हैं कि बिल्कुल खड़गे साहब ने ठीक कहा कि अब चुनाव का समय बदल गया है, हमें चुनाव दूसरे तरीके से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुकाबला उस बीजेपी से है जो काले धन का इस्तेमाल करती है, पैसे को पानी की तरह इलेक्शन में बहाती है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आज की जो डिबेट है ना, आप उसको ये कहिए कि आज वो स्वीकारोक्ति दिवस है, और आपके पैनल पर बैठे हुए दोनों प्रवक्ता साथी जो हैं कांग्रेस के और इंडियन नेशनल लोकदल के, वो कुछ ऐसी सच्चाइयों को स्वीकार कर रहे हैं चैनल पर बैठकर, और इनके राष्ट्रीय नेता भी शायद कर रहे हैं, जो अन्यथा ये मान ही नहीं रहे थे चुनाव से पहले। चुनाव से पहले ओंकार सिंह आपके चैनल पर चीख चीख कर ये कह रहे थे कि ये सरकार बनाने जा रहे हैं। इनके ये मुख्यमंत्री, जो इनके चेहरे थे मुख्यमंत्री का, जिनको ये मुख्यमंत्री बनाकर घूम रहे थे, और रोज कहते थे भाई बन गया हमारा, कोई कांग्रेस नहीं है, कोई भाजपा कहीं मैदान में नहीं है। आज उन्होंने स्वीकार कर लिया कि असल में चुनाव पूर्व माहौल में ये कहीं नहीं थे तस्वीर में, कहीं थी तो हमारे सामने हमारे मुकाबले कांग्रेस थी। ये इनकी स्वीकारोक्ति के लिए मैं इनको बधाई देता हूं और इनका अभिनंदन करता हूं, जैसे ये वेद प्रकाश विद्रोही जी का अभिनंदन कर रहे थे साफ सुथरी बात करने के लिए। आज वेद जी पहले भी करते हैं, आज वेद जी ने भी माना कि कांग्रेस ईवीएम से नहीं हारी। असल में ईवीएम का तो नाम लेना ही पड़ता है बेचारी को, उसको तो चरित्र हनन करना ही होता है। असल में कांग्रेस इसलिए हारी क्योंकि इन्होंने जातीय ध्रुवीकरण होने दिया, ये फेल हो गए, ये ठीक लीडरशिप नहीं दे पाए। इनके नेता कार्यकर्ता वो जातीय बयान, जातिवादी बयान देकर के माहौल को खराब करने में लगे हुए थे, ये उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। इन्होंने स्वीकार किया कि इनके यहां गजब की लड़ाई थी, ये लट्ठम लट्ठा हो रहे थे इनके नेता, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं बनूंगी, इसी चीज में लगे रहे। किसी को हरियाणा की चिंता नहीं थी, किसी को इनकी पार्टी की चिंता नहीं थी। यह स्वीकारोक्ति इन्होंने की, और उधर दिल्ली में सीडब्ल्यूसी में या सीडब्ल्यूसी के बाहर इनके नेता ने भी मान लिया कि चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी से इनके बूते की बात नहीं है। इन्होंने ताकत तो पूरी लगाई थी, लेकिन इन्होंने जो हथकंडे अपनाए, इन्होंने जो षड्यंत्र रचे, इन्होंने जो दुष्प्रचार किया, वो पर्याप्त नहीं था भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में बढ़ते हुए कारवां को रोकने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। भाई माइक्रो मैनेजमेंट, मैक्रो मैनेजमेंट, चुनावी मैनेजमेंट कौन कहता है कि आपने नहीं की? आपने सब की, आप नहीं कर पाए, असफल हो गए, आपकी मैनेजमेंट फेल हो गई, उसको आप एक तरह से स्वीकार कर रहे हैं। और ये जो वेद जी ने कहा था, वैसे तो आपने मुझसे पहले वो बात कह दी, मैं उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहूंगा। नांदेड़ का चुनाव परिणाम वास्तव में ईवीएम की प्रामाणिकता का साक्षी है, गवाह है। वहां इनके प्रत्याशी की मृत्यु के बाद चुनाव हुआ लोकसभा का, और स्वाभाविक रूप से वहां के मतदाता ने सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए लोकसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी को जिता दिया, और स्पष्टता के साथ, क्लियर माइंड के साथ यह निर्णय करते हुए कि सहानुभूति
और लोकसभा का चुनाव अपनी जगह, लेकिन महाराष्ट्र में जिहादियों को वोट, जिहाद करने वालों को वोट नहीं देंगे। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। मुझे एक बात ऐड करनी है नांदेड़ को लेकर के, क्योंकि विद्रोही जी ने यह कहा कि मैं हैरान हूं, नांदेड़ की 6 सीटें तो बीजेपी जीत गई, विधानसभा की, लोकसभा ये जीत गए। तो नांदेड़ लोकसभा का जो जून का रिजल्ट था उसमें कांग्रेस 60,000 वोट से जीती थी, और आज जो 20-23 तारीख को रिजल्ट आया है, जीत का मार्जिन घट गया, वो 1400 वोट से जीती है, 1400 वोट से। मसा कह रहे हैं हरियाणवी में, वरुण भाई से न्यू कह रहे हैं मसा जीतते हैं, मार्जिन पे जीते हैं। और नैरेटिव देखिए, फेक नैरेटिव कैसा बनाते हैं, इतने स्पष्ट जनादेश को, जनता के उस आदेश को जिसमें जनता ने, सुनिए वेद जी एक सेकंड रुकिएगा, वेद जी रुको तो सही, एक सेकंड वेद जी प्लीज, अभी तो मैं बोल रहा था ना, वेद जी सुन लो, मैं ये कह रहा हूं नांदेड़ की जनता ने बुद्धिमत्ता पूर्वक सहानुभूति का वोट इनको दिया। ये उस जनता के जनादेश पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। वही मतदाता इनको जिताकर आया लोकसभा, उसी ने इनको विधानसभा हराई है, ये उसकी बुद्धिमत्ता पर भी लांछन लगा रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं। वेद जी ये अच्छा नहीं है। हां, मैं भी शुभकामनाएं देता हूं आपको कि आपकी पार्टी अपना कामकाज करने का तरीका सुधारे, अच्छे प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आए। कांग्रेस को तुष्टीकरण के चक्रव्यूह से निकलना पड़ेगा। कांग्रेस को भारत, भारतीयता, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं, भारतीय महापुरुषों का निरादर करना बंद करना पड़ेगा। कांग्रेस को छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब में किसकी तरफ खड़े होना है, यह स्पष्ट रूप से तय करना पड़ेगा। आप जब अपनी प्राथमिकताएं तय कर लेंगे ना आदरणीय विद्रोही जी और खड़गे जी, देश की जनता कांग्रेस के बारे में सहानुभूति पूर्वक विचार करना स्वाभाविक रूप से शुरू कर देगी। अभी गड़बड़ यही है कि बीमारी कुछ है और चोट कहीं और कर रहे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अगली बैठक में असली बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए कुछ उपाय करें, अगर न मिले तो भारतीय जनता पार्टी से सलाह मांग लें। हम अच्छा विपक्ष तैयार करने के लिए सदाशयता के साथ आपको अच्छे सुझाव जरूर देंगे। एक छोटा सा उदाहरण देके मैं आता हूं ओंकार जी के पास। 2019 का उड़ीसा का चुनाव, लोकसभा विधानसभा एक साथ होते हैं, 20 लोकसभा में से बीजेपी 8 लोकसभा सीटें जीत गई, 1 से सीधा 8 पे पहुंच गई, और उसी टाइम विधानसभा का वही वोटर वोट डालता है, 117 में से महज 23 सीटें बीजेपी को विधानसभा में मिली। सर वो मिलकर लड़ा गया था बीजेपी, और किसी ने कभी ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया उस समय। बीजेपी और बीजेपी ने मिलकर लड़ा था, इनका एक भी एमएलए नहीं था, तब भी बीजेपी ने इनका राज्यसभा से एमपी भिजवाया था। अरे नहीं वो मिली भगत का चुनाव था। मिली भगत कर दीजिए। ये मान लीजिए कि ये अभी के दोनों चुनाव हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हरियाणा का हो, उड़ीसा में तो कांग्रेस दशकों से नहीं है। अब एक बात स्वीकार कर लीजिए, ओंकार एक छोटी सी बात स्वीकार कर लीजिए वेद जी, बाकी तो आपने मान ली कि चाहे जम्मू कश्मीर झारखंड का चुनाव हो, महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव हो, कांग्रेस घटी है, कांग्रेस बढ़ी नहीं है। कांग्रेस अगर कहीं सत्ता का हिस्सेदार भी है तो वो निश्चित तौर पर एक जूनियर पार्टनर है। आपकी वोटें भी घटी हैं, आपका। ठीक है, अब ओंकार जी के पास आपस में दोनों नहीं भाई, अरे आप दोनों आपस में मत करिए, ओंकार जी की बारी है। ओंकार जी, जिस विषय से मैंने चर्चा शुरू की थी वो विद्रोही जी संकेत दे रहे हैं। एक मिनट ठीक है, ठीक है विद्रोही, अरे रुकिए, ओंकार जी के पास आज विद्रोही जी ने विद्रोही जी, अच्छा रुकिए भाई रुकिए, विद्रोही जी कांग्रेस सिमट रही है, आज कांग्रेस सिकुड़ रही है, अच्छा कांग्रेस निपट रही है, मानो न मानो, मानो अच्छा रुक न मानो, कांग्रेस घट रही, सिमट रही, सिकुड़ रही, निपट रही। अच्छा रुक जाइए विद्रोही जी, अरे ओंकार जी के पास जाने दीजिए। आज इस देश के अंत में सर रुकिए, रुक जाइए, मौलानाओं को रुकिए, अरे रुकिए भाई साहब प्लीज, देश में अब प्लीज रुकिए, नहीं रुकिए, अरे चौहान साहब प्लीज, विद्रोही जी नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे मत करिए। ओंकार जी के पास जाना, मुझे रुक जाइए। ओंकार जी, अरे रुकिए विद्रोही जी, विद्रोही जी रुक जाइए,
रुकिए, ओंकार सिंह जी, आज विद्रोही जी ने 2 बार कहा कि संगठन में बदलाव और एलओपी में बदलाव, ये बड़ी बात कह रहे हैं। वो एक तरफ तो खड़गे साहब ने कह दिया कड़े निर्णय, विद्रोही जी कह रहे हैं एलओपी में बदलाव। आपको लगता है इतने कड़े फैसले ले लेगा हाईकमांड हरियाणा में? वरुण जी देखिए, विद्रोही जी काफी सीनियर है और पार्टी के प्रति समर्पित है। ये वही बात कहते हैं जो होनी चाहिए। अब ये जो कह रहे हैं, जेन्युइन बात कह रहे हैं, अब होगी या नहीं होगी ये तो इनके हाईकमान को पता होगा या विद्रोही जी को पता होगा। लेकिन आपको क्या लगता है ऐसा होगा? देखिए, ये तो मैं वही कह रहा हूँ, ये तो इनकी पार्टी की बात है, होगा या नहीं होगा। अरे कांग्रेस को लेकर तो हर कोई अंदाजा लगा लेता है ना जी वरुण जी, कांग्रेस को लेकर अंदाजा लगा लेते हैं। आपके रेणु साहब ने डे वन कह दिया था के प्रवक्ता की तरह ही कह दीजिए, अभी एलओपी डिक्लेयर नहीं होगा। समर्थक, संरक्षक, प्रवक्ता, बचावकर्ता आप हैं ही, बताइए ना क्या होने जा रहा है, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल ज्यादा चिंता ना चौहान साहब को है, कांग्रेस की ज्यादा चिंता चौहान साहब को है, यही बता रहे हैं। वो मांग रहे हैं वरुण जी, आप दे ही नहीं रहे थे। वरुण जी चलिए, ये कह रहे थे कि हम मुकाबले में नहीं थे। मैंने एक बात कही थी कि हमारे बारे में एक नैरेटिव सेट कर दिया गया था और जनता ने उस नैरेटिव को स्वीकार कर लिया कि बीजेपी को हराने के लिए इनेलो काफी नहीं है। इसलिए देखिए, कोई भी चुनाव होता है, इस वक्त जितने भी चुनाव हो रहे हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति होती है। जनता खुद डिसाइड कर लेती है कौन व्यक्ति हार रहा है, कौन व्यक्ति जीत रहा है। तो मैंने तो स्वीकार किया, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, लेकिन ये झूठों की पार्टी, चलिए सर, चलिए, आप क्यों नहीं कर लेते कांग्रेस में भाजपा को टक्कर देने के लिए? इंडियन नेशनल लोकदल का कांग्रेस में विलय कर दीजिए, कम से कम प्रवक्ता तो एक बैठे ना। समय भी हो गया, चर्चा बहुत ज्यादा समय है नहीं। ओंकार जी कंप्लीट करिए जल्दी से, 30 सेकंड में। देखिए, मेरा ये कहना है कि इनकी जो पार्टी के प्रवक्ता जितने भी बैठते हैं, ये झूठ का सहारा लेते हैं। और बस एक ही कुछ आता और कुछ नहीं आता क्या ओंकार सिंह को? ये 2-4 जुमले रटे हुए हैं, उठाते हैं उन्हीं को करेंगे। विद्रोही जी माफ कीजिए, समय नहीं दे पाऊंगा, समय हो गया। ओंकार सिंह जी को तर्क की बात कर लिया करो मेरे भाई, दलील लाया करो। व्यक्तिगत डिबेट में कुछ होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्षेप के अलावा डिबेट में कुछ होना चाहिए। ओंकार भाई हमेशा विषय नहीं अगर बदलाव नहीं होता तो एलओपी की मुक्ति में इतनी देरी नहीं। चलिए, ठीक है, चलिए रुक जाइए, सब रुक जाइए। आज 24 अकबर रोड से एक मैसेज आया है, वो मैसेज कड़े संकेत को लेकर है, कड़े फैसले को लेकर है। किस तक वो मैसेज गया, किसको संकेत पहुंचा है, कौन अंदर से तैयार है कि हाँ हमारी शायद छुट्टी हो जाए, देखते कौन इसे स्वीकारेगा। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।